कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो हमने जो व्याकरण कंप्लीट पढ़ी थी उसके प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करेंगे। विशेष करके हमने इसमें अलंकार से रिलेटेड और शब्द शक्ति से रिलेटेड जितने भी अपने प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न इसमें लिए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के भी हैं और रिक्त स्थान के भी हैं। हालांकि व्याकरण भाग से रिक्त स्थान के ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न अपन करते हैं, हल करते हैं, उससे रिक्त स्थान के प्रश्न कवर हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में आंसर मिलेगा, जबकि रिक्त स्थान में आपको खुद ही भरना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से याद करिएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न से अपना जो रिक्त स्थान के 6 प्रश्न आएंगे वो कवर हो जाएंगे। तो देखो, शुरुआत करते हैं प्रश्नों के साथ कि पहला प्रश्न है, जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे तो उस शब्द के कारण वहाँ पे अलंकार कौन सा होता है। शब्द एक है और वो एक ही शब्द भिन्न भिन्न संदर्भों में अलग अलग अर्थ प्रकट करता है, तो वो अलंकार कौन सा होता है। आप आंसर में जिनको आता है वो फटाफट से लिख के भेजिए, ताकि मैं देख लूँगा और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बता देता हूँ, राइट आंसर रहेगा इसका श्लेष अलंकार। ठीक है, क्योंकि श्लेष अलंकार में क्या होता है कि श्लेष अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे हमने इसका जो एक उदाहरण हमने देखा था कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून, है ना। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो ये जो उदाहरण है, ये जो उदाहरण है, ये श्लेष अलंकार का सबसे बेस्ट उदाहरण है। राइट, देखो कि उदाहरण अगर मान लो हम लिखना चाहें तो उदाहरण हम लिखेंगे कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून, मोती मानस चून। अब यहाँ पे पानी शब्द जो है ना, इस पानी शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। मोती के लिए अलग अर्थ है, मानुष के लिए अलग अर्थ और चून के लिए अलग अर्थ है। चलिए नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गंगा जल सा पावन मन है। अब यहाँ पे एक शब्द आप गौर करिएगा, गंगा जल सा, है ना, पावन मन है। काव्य पंक्ति में मन की तुलना गंगा जल से की गई है, अतः अलंकार कौन सा हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जब उपमेय की तुलना उपमान से होती है, यहाँ पे मन की तुलना किससे की गई है, गंगा जल से की गई है। तो उपमेय क्या है, मन, और उपमान ये है उपमेय, ये है उपमेय, और ये क्या है, ये है उपमान, उपमान। तो जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है बच्चों, उपमा अलंकार। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है उपमा अलंकार, बट ये इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और विशेष करके जहाँ से ना, जैसे सा वगैरह इस प्रकार के शब्द आते हैं तो इससे तुलना प्रकट होती है, तो ये भी ध्यान रखना, ये उपमा अलंकार का उपमा अलंकार की एक पहचान है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि सुनहले सूरज में रिक्त स्थान अलंकार है। बिल्कुल, ये तो आ सकता है कि सुनहले सूरज में। अपनी कविता आप याद करिए, कौन सी कविता में से प्रश्न आया, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा ये कौन सी कविता से लिया गया है। तो बच्चों, सुनहले सूरज में यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि सवर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक, सवर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें जो है वो अनुप्रास अलंकार है। राइट, अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास में देखो, अनुप्रास इसका राइट आंसर तो हो गया अनुप्रास अलंकार। अब यहाँ पे क्या होगा कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। 5 भेद मैंने आपको बताए थे। ठीक है, एक बार अगर आप लिखना चाहो तो मैं लिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं बच्चों, एक तो होता है छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, छेकानुप्रास। नंबर 2 होता है वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। नंबर 3 होता है श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, श्रुत्यानुप्रास। चौथा होता है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। तो ये 4 भेद मुख्य रूप से तो हैं, और 5वां कुछ काव्य शास्त्री 5वां भेद मानते हैं, वो है लाटानुप्रास, लाटानुप्रास।
और ये जो पांचों भेद है ना, डिटेल में हम समझ चुके हैं कि किस अनुप्रास, इच्छिकानुप्रास कहाँ होता है, वृत्त्यानुप्रास कहाँ होता है, किस कंडीशन में कौन सा अलंकार होता है, ये हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अपनी जो सीरीज रही है, जो हमने व्याकरण भाग पढ़ा है, उसमें आपको मिल जाएगा। अगर नहीं पढ़ा तो वहाँ पे ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, अगला चौथा प्रश्न है, अलंकार की विशेषता है। क्या विशेषता है कि अलंकार काव्य की आत्मा होती है। तो भाई काव्य की आत्मा तो रस होता है, ठीक है ना, रस काव्य की आत्मा होती है। दूसरा तो ये गलत हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है, अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही होता है आभूषण, और शोभा बढ़ाने का काम कौन करता है, शोभा बढ़ाने का काम करते हैं आभूषण। तो इसका मतलब ये राइट है। फिर है, अलंकार काव्य का अंतरंग तत्व है। भाई काव्य में अलंकार हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, तो अंतरंग तत्व तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे कई सारे काव्य होते हैं जिसमें अलंकार नहीं भी होते हैं। और फिर है कि अलंकार के बिना काव्य असंभव है। यह भी गलत बात है, क्योंकि बिना अलंकार के भी काव्य की रचना की जा सकती है। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब इसका, कि अलंकार जो है ये काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, इसमें से कौन सा है अनुप्रास अलंकार का। जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानस चोन, तो ये कौन से अलंकार का उदाहरण है। अभी अभी हमने देखो थोड़ी देर पहले इसको किया है, तो यह है श्लेष अलंकार का उदाहरण। याद रखिएगा, इससे अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। फिर देखो यहाँ पे मीठी लगे अकियन लोनाई। अब देखो ये कौन से अलंकार का उदाहरण है। तो एक यहाँ तो है मीठा लगना, और यहाँ पे है लोनाई। लोनाई का मतलब होता है लवण से युक्त। तो लवण तो खारा होता है भाई, तो खारा मीठा कैसे लग सकता है। तो यह है विरोधाभास अलंकार, ठीक है ना, विरोधाभास अलंकार, ठीक है, ये हो गया विरोधाभास अलंकार। फिर क्या कहा है कि कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय। तो ये शब्द यहाँ के शब्द पर आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पे इसमें यमक अलंकार हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उधर जगह नहीं है, तो ये हो गया यमक अलंकार। और फिर क्या है कि भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। भव वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है ना, भव वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो क्या है कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। भव वर्ण की आवृत्ति के कारण ये हुआ अनुप्रास अलंकार। तो ये चौथा लास्ट वाला जो है ये अनुप्रास अलंकार है। ये मैं इसकी कुछ पीडीएफ आपके साथ व्हाट्सएप, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप नए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप हाय हेलो मैसेज लिखेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे आपको ये जो इसकी जो कुछ पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। साथ ही साथ अपनी जो लाइव क्लासेस होती हैं शाम को 7 बजे और 8:30 बजे, तो उनका जो नोटिफिकेशन है वो भी वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो राइट आंसर क्या हो गया कि भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, ये अनुप्रास अलंकार है। हाँ, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी भाषा के परिवार में लगभग बोलियां सम्मिलित हैं। तो कितनी बोलियां सम्मिलित हैं? तो हिंदी भाषा के परिवार में 15 बोलियां सम्मिलित हैं। उत्तर यहाँ पे रहेगा। अगर बोलियों की बात करें तो उत्तर तो 15 बोलियां हैं, और ये 15 जो बोलियां हैं ना, इनको हम अलग अलग 5 वर्गों में विभाजित करते हैं, यानी कि 5 उपवर्ग हैं। 5 उपवर्ग हैं किसके? हिंदी भाषा के परिवार में। तो ये 15 तो हो गई बोलियां, और 5 हो गए, क्या हो गए? 5 इसके हो गए उपविभाग, उपविभाग बोलियों के, ठीक है। जिसमें देखो, जिसमें आता है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो 15 बोलियां हो गई इसमें। अगला क्वेश्चन है कि यमक अलंकार का उदाहरण है। अब यहाँ से यमक अलंकार का कौन सा उदाहरण है, बढ़िया सा देखते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, दूसरा है तारा घट उषा नागरी, चौथा है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, और चौथा है मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो बच्चों देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यमक में क्या होता है कि यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है, और जितनी बार शब्द की आवृत्ति होती है उतनी बार उसका अर्थ भी भिन्न होता है। तो यहाँ पे आवृत्ति हो रही भाई 3 बेर, 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती
हैं। तो यहाँ पे तीन बेर खाती में की आवृत्ति हो रही है और दोनों बार अर्थ इसका भिन्न है। ये मुगलों की जो बैगमें थी उनके लिए कहा गया है। जब युद्ध के दौरान फिर उनको जब भागना पड़ा तो पहले जो दरबार में रह करके तीन टाइम भोजन करती थी, है ना, 3 बार खाना, 3 बार भोजन करना। तो जो 3 बार दिन में भोजन करती थी, वही परिस्थितियां ऐसी आई कि जब उन्हें वहां से भागना पड़ा तो 3 बेर, है ना, 3 जो बेर आता है, बेर माने एक फल होता है ना, जो बेर है ना, फल, तो वो 3 बेर खा करके मात्र दिन का गुजारा करना पड़ा था। तो इसलिए दोनों बार अर्थ अलग अलग है, सो यमक अलंकार इसमें हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 8वां, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उभरे मोती मानस चोन। तो पंक्ति में अलंकार कौन सा है? श्लेष है, यमक है, उपमा है या रूपक है? तो भाई ये तो तीसरी बार आया है ये प्रश्न, तो इसका राइट आंसर रहेगा कि इसमें श्लेष अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अर्थालंकार कौन सा है? हमने देखा था अलंकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो यहाँ पे अब ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो याद रखना है कि अर्थालंकार कौन सा है। अर्थालंकार में क्या होता है कि उस विशेष काव्य में जो अलंकार होता है वो अर्थ पर निर्भर करता है, शब्द पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पे देखो अनुप्रास की अगर बात करें तो ये तो वर्ण का रिपीटेशन होता है, तो ये तो शब्द पे, ये तो उस विशेष वर्ण पे जाता है, तो ये तो जाएगा शब्दालंकार में। उसके बाद देखो श्लेष अलंकार है, ये भी शब्दालंकार में, क्योंकि एक शब्द का हिसाब से उसके अर्थ होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। और यमक ये भी शब्दालंकार है, क्योंकि शब्द का रिपीटेशन होता है, आवृत्ति होती है। और ये उपमा अलंकार जो है, ये उपमा अलंकार है, अर्थालंकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार एक अर्थालंकार है। तो ऐसे अर्थालंकार शब्दालंकार पूछे जा सकते, हो सके पूछे कि इसमें से कौन सा शब्दालंकार है, अगर एक शब्दालंकार आवे और बाकी अर्थालंकार आ सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा, अगर याद नहीं है तो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करके आप ये पता लगा सकते हो। जैसे अनुप्रास, तो अनुप्रास की परिभाषा क्या आपको याद होनी चाहिए, श्लेष तो श्लेष की परिभाषा क्या है, यमक तो यमक की परिभाषा क्या है, ऐसे देख देख करके आप पता लगाओगे। फिर आएगा उपमा, तो आपको लगेगा हाँ भाई ये जो है वो शब्दालंकार नहीं है। फिर क्या है कि अलंकार किस भाषा का शब्द है? तो भाई अलंकार जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। अलंकार जो है वो कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? तो संस्कृत जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद आता है उर्दू, कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। फारसी लिपि, या मैंने नस्तालिक लिपि भी आपको बताया था, फारसी लिपि। और हिंदी है ये भी देवनागरी है ना, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा हो गया। अगला क्वेश्चन है कि वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए और उस शब्द के 2 या अधिक अर्थ होते हैं, तो वो होता है श्लेष अलंकार। ये श्लेष तो अच्छी तरह से आप लोगों को याद हो चुका होगा, कितने ही प्रश्न हमने इसके तो कर लिए हैं। तो वो होता है बच्चों श्लेष अलंकार। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ब। ऑप्शन ब इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट है 12वां प्रश्न है कि कहे कवि बैनी बैनी ब्याल की चुराई लानी में कौन सा अलंकार है? कहे कवि बैनी बैनी ब्याल की चुराई लानी। तो आप आराम से बता सकते हो इसमें कौन सा अलंकार है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही अनुमान लगाया आपने, इसमें यमक अलंकार है। क्यों यमक अलंकार है? बैनी बैनी शब्द की आवृत्ति हो रही है, और जितनी बार आवृत्ति हो रही है उतनी बार उसका अर्थ भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषमय यह गोदावरी नदी के बारे में कहा गया है कि नदी कैसी है? विष के समान है, लेकिन अमृतन के फल देत, लेकिन फल कैसे देती है? अमृत के समान। तो भाई इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हुआ? तो ऐसा होता है कि जहां पे विरोधी कथन प्रतीत होता हो, एक्चुअल में जब उसका भावार्थ करते हैं तो वो विरोध समाप्त हो जाता है, बट विरोध का आभास होता है, तो वहां पे होता है विरोधाभास अलंकार। तो सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन अ, विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजित है, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो साफ साफ झलक रहा है भाई यहाँ पर तो जो है कि क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, यानी शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। देखो 3 शब्द होते हैं, 3 शब्दों के 3 अर्थ होते हैं, और 3 अर्थों के हिसाब से 3 शक्तियां होती है। तो यहाँ पे देखो अभिधा है, अभिधा,
अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, लेकिन रस जो है ये शब्द शक्ति का भेद नहीं है। और ध्यान रखना शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अगर मान लो परीक्षा में पूछा जाए तो शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो और उस शब्द के हिसाब से ही जो है, शब्द के हिसाब से जो है, जैसे 3 शब्द कौन कौन से, एक तो होता है जैसे अभिधा जो होता है ना, इसका शब्द होता है वो होता है वाचक शब्द, वाचक शब्द, फिर होता है लक्षक शब्द, लक्षक शब्द, और फिर होता है व्यंजना का व्यंजक शब्द। ठीक है, ये हमने जो ग्रामर पढ़ी उस समय हमने क्लियर की हुए सारी चीजें, वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजन व्यंजक शब्द, व्यंजना नहीं व्यंजक शब्द, ये 3 शब्द होते हैं। फिर इन 3 शब्दों के अपने अपने अर्थ होते हैं। तो वाचक शब्द का अर्थ होता है वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहलाता है, वाच्यार्थ, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ या अभिधेयार्थ कहलाता है। लक्षक शब्द का अर्थ होता है लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ होता है। और व्यंजक शब्द का अर्थ होता है व्यंग्यार्थ होता है ना, व्यंग्यार्थ। और इस अर्थ के हिसाब से, वाच्यार्थ के हिसाब से अभिधा शब्द शक्ति हो गई, यहाँ पे लिखा हुआ है अभिधा हो गई, इसके हिसाब से लक्ष्यार्थ के हिसाब से लक्षणा हो गई, और व्यंग्यार्थ के हिसाब से व्यंजना शब्द शक्ति हो गई। चलिए नेक्स्ट आगे। हाँ, रस जो है वो शब्द शक्ति का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ क्या होता है। वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ होता है वक्र उक्ति, यानी टेढ़ी उक्ति, यानी टेढ़ा कथन, यानी कि कहने वाले का भाव कुछ और होता है और सुनने वाला उसे अलग अर्थ में ले लेता है। तो व्यंग्यार्थ होता है, सामान्यार्थ होता है, विशेषार्थ होता है, लक्ष्यार्थ होता है। तो व्यंग्यार्थ होता है मतलब व्यक्ति कहता कुछ है जबकि उसका अर्थ कुछ और लगा लिया जाता है। व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है कि बात कुछ और बताई जाती है और सामने वाला उसका अर्थ अलग समझता है। तो यहाँ पे होता है व्यंग्यार्थ। और दूसरी बात ये होती है, मैं आपको बता दूं कि जो वक्रोक्ति अलंकार है ना, इसको हमने अच्छी तरह से इसका अच्छा उदाहरण देखा था कि ये कितने प्रकार की होती है। तो पहले तो ये वक्रोक्ति अलंकार 2 प्रकार का होता है, ये ना आपको याद होगा। वक्रोक्ति अलंकार 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं वक्रोक्ति अलंकार? एक होता है बच्चों श्लेष वक्रोक्ति, ठीक है ना, एक तो होता है श्लेष वक्रोक्ति, यानी श्लेष के हिसाब से उसका अर्थ, उस उक्ति का अर्थ ग्रहण किया जाए। श्लेष में भी क्या होता है, शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। और एक होता है काकु वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति जो बोलता है ना, काकु वक्रोक्ति, तो उस बोलने वाले के कंठ का जो स्वर होता है, उस कंठ के स्वर के हिसाब से जब उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वो काकु वक्रोक्ति होता है। इसका एक उदाहरण हमने देखो याद किया था, अच्छा सा उदाहरण अगर आपको याद हो तो, कि एक बादशाह ने अपनी बेगम को 2 कबूतर दिए। वो अंदर चले गए, थोड़ी देर बाद वापस आए तो बेगम के हाथ में 1 कबूतर था। तो बादशाह ने बेगम के हाथ में जब 1 कबूतर देखा ना, तो वहां पे कि देख हाथ में 1 कबूतर, पूछा कहाँ अपर है, कि भाई अपर मैंने दूसरा कहाँ है। तो उस बादशाह का मूल भाव था कि भाई अपर कहाँ है, मतलब अपर का मतलब दूसरा कहाँ है। लेकिन बेगम ने उस अपर शब्द का अर्थ जो है वो ये समझ लिया, अपर मैंने बिना परों का, बिना पंखों का। तो बेगम ने क्या कहा, अपर कहाँ उड़ गया, वह तो सपर है। तो मतलब कि वो तो उड़ गया, और उड़ा कैसे, क्योंकि उसके पंख थे, तो वो सपर था, मतलब पंख सहित था। तो उसका भाव अलग था कि भाई दूसरा कहाँ है, जबकि इसने कहा वो पंख सहित था। तो इसलिए ये उदाहरण हो गया कि देख हाथ में 1 कबूतर, पूछा कहाँ अपर है, उड़ गया वह तो अपर कैसा उड़ गया वह तो सपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आगे बढ़ते हैं। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो देखो, कालिंदी कूल कदम, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है और आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पे हो गया। अगला क्वेश्चन है कि मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, इसमें अलंकार कौन सा है? तो बच्चों राइट आंसर रहेगा, इसमें भी श्लेष अलंकार है। अगला क्वेश्चन है कि अलंकारों के प्रयोग से काव्य में किसकी वृद्धि होती है? तो अलंकारों के प्रयोग से चमत्कार और काव्य में सौंदर्य की वृद्धि होती है। सही जवाब है ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? तो शब्द का अर्थबोध यानी कि उसका ज्ञान, शब्द का ज्ञान कराने वाली जो ताकत होती है, जो शक्ति होती है, वो शब्द शक्ति कहलाती है। और शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। और लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। और इसी तरीके से व्यंजना शब्द शक्ति के भी 2 भेद होते हैं, अशाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना।
नेक्स्ट प्रश्न है कि शाब्दी और आर्थी किस शब्द शक्ति के भेद हैं। देखो अभी भी बताया और आ गया प्रश्न, तो शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना व्यंजना शब्द शक्ति के भेद है। राइट आंसर रहेगा व्यंजना। तो इसका आपको याद करना है कि जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है इसके दो भेद होते हैं। एक तो होता है शाब्दी व्यंजना, मतलब कि शब्द के माध्यम से जब व्यंजना शब्द शक्ति प्रकट होती है, शाब्दी व्यंजना, और दूसरी होती है अर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना यानी अर्थ के माध्यम से व्यंजना शब्द शक्ति प्रकट होती है, तो शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना हो गया। इसी तरीके से लक्षणा के भी दो भेद होते हैं बच्चों। एक होता है रूढ़ा लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा मतलब कि रूढ़ी के आधार पर या किसी परंपरा के आधार पर जब अर्थ ग्रहण किया जाए, लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए तो रूढ़ा लक्षणा। और एक होती है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा। तो हिंदी में जितने मुहावरे होते हैं वो सारे रूढ़ी लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मतलब अगर कोई हिंदी का मुहावरा अगर आ जाए और पूछा जाए कि भाई इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, तो आप कहोगे लक्षणा शब्द शक्ति। और अगर लक्षणा में भी पूछा जाए फिर कौन सी है, तो आपको रूढ़ा लक्षणा बताना है उसमें। नेक्स्ट है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाता है, काव्य का श्रृंगार करता है, क्या कहलाता है भाई, वो अलंकार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं। तो देखो कि दिमाग की वृत्ति या दिमाग का व्यापार क्या है। किसी शब्द के अर्थ का ज्ञान कराना ही व्यापार कहलाता है, वृत्ति कहलाती है, बुद्धि की वृत्ति कहलाती है, तो वो होती है शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति को दिमाग की वृत्ति, दिमाग का व्यापार, बुद्धि का व्यापार कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां, निम्नलिखित में से कौन लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है। तो देखो लक्षणा में क्या होता है कि लक्षणा अर्थ जब हम ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, पहले तो यह है कि मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होनी चाहिए। तो पहली शर्त है कि भाई मुख्यार्थ में बाधा, तो बिल्कुल राइट है। दूसरा क्या होता है कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में कोई न कोई संबंध होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और रूढ़ या प्रयोजन होना चाहिए और व्यंग्यार्थ होना चाहिए, तो व्यंग्यार्थ उसमें नहीं होना चाहिए। बाकी तो तीनों चीजें होनी चाहिए। तो सही ऑप्शन है कि इसमें ये नहीं होना चाहिए, लक्षणा में शामिल नहीं है, व्यंग्यार्थ शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 25वां, अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो, और इस वाक्य में प्रयुक्त बैल शब्द में शक्ति कौन सी है। तो भाई जब कहा कि तुम बैल हो, तो इंसान तो बैल हो नहीं सकता, मैंने कितनी बार समझाया, उसमें बैल जैसे लक्षण है, इसलिए वो लक्षणा शब्द शक्ति हो गया। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह कौन सी होती है। तो हिंदी के जितने मुहावरे होते हैं, जितनी लोकोक्तियां होती है, उन सब में लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और लक्षणा में भी कौन सी होती है, रूढ़ा लक्षणा होती है। तो सही जवाब रहेगा बच्चों लक्षणा शब्द शक्ति का। देखो ये कितना, अभी आगे और खूब सारे प्रश्न हैं, कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, कितने बिल्कुल इजी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज याद हो जाए। और आपको रिविजन करना पड़ेगा, बार बार इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। और अगर ढंग से व्यवस्थित तरीके समझते गए तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में सारे के सारे क्वेश्चंस राइट हो जाएंगे। कि जिस अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति हो, चाहे एक वर्ण की आवृत्ति हो, तो वो कौन सा, तो भाई वर्ण की आवृत्ति होती है वो तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो राइट आंसर रहेगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब अनुप्रास अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां लक्षणा शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में, यहां लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, तो भाई ठीक है, स्वस्थ है तो जो अर्थ तो कहना चाहता है वो अर्थ हमें समझ में आ गया। शाब्दिक अर्थ उसका भावार्थ, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ हमें समझ में आ गया। तो ये तो अभिधा शब्द शक्ति हुई। फिर कहता उस अबोध को मत मारो। अबोध है मतलब कि भाई उसमें बोध नहीं है, तो ठीक है। फिर रमा ने कहा मालिक घर पर नहीं है, तो ये भी सीधा सीधा अर्थ आ रहा है समझ में। लेकिन नेक्स्ट है कि रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती। रोटी के लिए मतलब क्या, कमाने के लिए, पेट भरने के लिए, खाने के लिए। तो लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए चौथा जो हमारा वाक्य है इसमें है लक्षणा शब्द शक्ति। चौथा वाक्य जो है क्या हुआ, हाँ, तो ये राइट आंसर रहेगा बच्चों इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका, कि रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती, लक्षणा शब्द शक्ति। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम ने मोहन से कहा, क्या कहा, तुम्हारे चेहरे से सठता झलक रही है। तो मोहन ने तत्काल जवाब दिया,
क्या जवाब दिया? ओह, तो क्या मेरा चेहरा दर्पण है? अब देखो इसने कहा झलक रही है ना, झलकता किस में है? दर्पण में। कोई चीज रिफ्लेक्ट किस में करती है? दर्पण में। तो इसका कहने का भाव तो कुछ और था कि तुम्हारी धृष्टता, सठता झलक रही है, और वो कहता अच्छा तो क्या मेरा चेहरा दर्पण है जो तुम्हें ये चीजें दिखाई दी? तो इस वार्तालाप में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? बताओ भाई। अभिधा है? नहीं है। लक्षणा है? नहीं है। व्यंजना है? हाँ व्यंजना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि इस बुढ़िया को न सताओ, यह तो निरी गाय है। अब भाई गाय है मतलब गाय के समान लक्षण है, तो लक्षणा शब्द शक्ति है, बिल्कुल सीधा सीधा इसका अर्थ है। बच्चों अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, बट आज के क्लास में ये 30 प्रश्न ही हम करेंगे। कैसी लगी ये क्लास आपको? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूंगा, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तब भी बता देना, ताकि इस क्लास को यहीं पर रोक दूंगा, मतलब आगे इस क्लास को हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर कंटिन्यू करनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसी रही क्लास, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करिए। मिलेगी हमारी नेक्स्ट क्लास, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।